हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो पिछली कक्षा में हमने कारक के जो 3 पार्ट कर लिए थे, यानी 3 कारक हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा चौथा कारक है। तो चौथा कारक है ना, वो है संप्रदान। संप्रदान कारक यानी संप्रदान कारक के को और के लिए ये इसके विभक्ति चिन्ह है। अब संप्रदान कारक में क्या है? संप्रदान शब्द दो शब्दों सम और प्रदान से बना है, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रदान करना, यानी समान रूप से प्रदान करना, जो इसका नाम से ही पता चल रहा है। संप्रदान शब्द दो शब्दों से मिला है, एक है सम और एक है प्रदान। सम इसके अंदर उपसर्ग हो गया, अर्थात कर्ता के द्वारा जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है, वही संप्रदान होता है। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाता है, यानी पिता कष्ट उठाने का काम कर रहा है, पर किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए जो कर रहा है ना, यहां संप्रदान हो रहा है। यानी ऊपर देखो, अयन के लिए, ये के लिए, तो पिता जो कार्य कर रहा है, यानी कष्ट उठाने का, ये कष्ट उठाना क्रिया है, तो ये क्रिया जो संपादित कर रहा है पिता, वो किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा उसमें संप्रदान कारक होगा। आगे नोट दे रखा है, द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म सदैव संप्रदान कारक में गिना जाता है। यानी हमने जो क्रिया पढ़ी है, क्रिया में 2 कर्म थे, द्विकर्म क्रिया में 2 कर्म थे। भाई 2 कर्म थे, एक कौन सा था? एक था गौण और एक था प्रधान। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि वो जो गौण कर्म है ना, वो सदैवी किसमें आएगा? वो सदैवी संप्रदान में आएगा। अब देखो यहां पर मैंने एक वाक्य लिया कि भाई गौण कौन सा और प्रधान कौन सा है। देखो, जैसे मीरा ने भिखारी को वस्त्र दान किए, तो ये भिखारी है, ये गौण कर्म है। भिखारी है वो क्या है? गौण कर्म है, और वस्त्र है वो क्या है? प्रधान कर्म है। ज्यादातर जो सजीव होते हैं ना, वो ज्यादातर जो सजीव है वो गौण कर्म में ही आते हैं। आगे जो नोट दे रखा है उसमें है, क्या से उत्तर मिलता है वो प्रधान कर्म है, और किसको से उत्तर मिलता है वह गौण कर्म है। हमने जो कर्म पढ़े थे ना, उसके अंदर जो क्रिया वाला था, वहां पर मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि भाई क्या से उत्तर मिलने वाला कौन सा कर्म होता है और किसको से उत्तर मिलने वाला कौन सा कर्म होता है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो 5 नंबर है अपादान कारक। अपादान का जो विभक्ति चिन्ह वो है शे। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? शे। अब देखो, इस कारक में अपाय का मतलब होता है अलग होना। अपाय का मतलब होता है, यानी अपादान है ना, उसमें आप अलग शब्द याद रख लो। यानी अपादान में क्या? अलग होने का भाव होता है, का भाव निहित होता है। अपाय का मतलब ही क्या होता है? अलग होना। वाक्य में जिस शब्द या शब्दों से अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। यानी अपादान का नाम आते ही आप ऐसे जैसे अलग, इस प्रकार इसके शब्द को जोड़ के रखो। यानी जहां पर भी अलग होने का भाव होगा वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे उदाहरण देखो, बच्चा छत से कूद गया। अब देखो यहां पर छत है, भाई यहां पर छत है, यहां से बच्चा कूद गया नीचे तो बच्चा यहां आ गया, तो यहां से छत से अलग हो गया। ठीक है, दिलीप बस से नीचे उतरा, तो यहां पर जैसे मान लिया बस है, बस से नीचे उतर गया तो बस से वो अलग हो गया। राकेश जयपुर से दिल्ली गया, तो यहां जयपुर है और यहां दिल्ली है, तो यहां से वो यहां गया तो जयपुर से अलग हो गया। तो इस प्रकार के जो सारे वाक्य है जिसमें अलग होने का भाव निहित हो, तो सारे किसके अंदर आएंगे? वो सारे संप्रदान के अंदर गिने जाएंगे। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे है अपादान का अन्य स्थितियों में प्रयोग। यानी अपादान का वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। वो स्थितियां भी आपको ध्यान में रखनी है। पहली स्थिति लज्जा का भाव।
यानी लज्जा का भाव जहां पर भी हो, लज्जा अपने भाई से शर्माती। अब देखो इसके अंदर का भाव देखो, इसके अंदर भी हमें अलग होने का भाव हो रहा है। शर्माने का मतलब है भाई वो सीमा है, वो अपने भाई से शर्मा रही है। शर्म आने का मतलब है वो शर्माकर अलग होना चाह रही है, यानी उसके सामने नहीं आ रही, उसे छुप रही है, तो वो अलग ही हो रही है उससे। तो इसमें भी अलग होने का भाव ही है। पर याद रखना है कि वहां पर जैसे लज्जा का भाव हो, वहां पर भी हमें क्या करना है, अपदानी करना है। सीखने का भाव, बच्चे अध्यापक से पाठ पढ़ रहे, तो इसमें भी अलग होने का भाव। जैसे पाठ पढ़ रहे तो पहले वो अनसीखे थे भाई, पहले उसे कुछ नहीं आता था, फिर वो पाठ पढ़ रहे तो उसे कुछ आने लगा, तो वहां से अलग हो गए ना भाई। पहले वो अनपढ़ थे, कुछ नहीं आ रहा था उसका, अब पाठ पढ़ रहे तो पाठ पढ़ने के बाद उसमें ज्ञान विकसित होगा। तो इसमें भी वो भाव अंदर छुपा हुआ है। तो जहां पर सीखने का भाव हो वहां पर भी क्या है, अपादानी होगा। तुलना का भाव, सीमा सीता से बड़ी है, तो यहाँ पर भी देखो अलग होने का भाव है भाई। सीमा जैसे मान लिया यहाँ तक है, तो ये है जो सीता इतनी बड़ी है, तो सीमा सीता से क्या है, बड़ी है। तो इसमें भी क्या है, अलग होने का भाव छुपा हुआ है अंदर। निर्माण का भाव, जहां निर्माण का भाव हो, दूध से दही बनता है, तो यहाँ पर भी देखो अलग हो रहा है। पहले दूध था फिर दही हो गया। तो एक अंडिस ने नाम अलग अलग दे रखे, बाकी लगभग लगभग उसी से मिलती जुलती ही होती है। जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो, जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो, वह जन्म से अंधा है। ये आपको दिमाग में रखना भाई, वो जन्म से अंधा है। तो ये कार्य जन्म से, वो अभी तक क्या है, अंधा ही है। तो ये प्रारंभ हुआ। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से निकलती है। मैं कल पढ़ना प्रारंभ करूंगा, मैं कल से पढ़ना प्रारंभ करूंगा। तो ये जो यहां से प्रारंभ होगा कार्य, उसमें भी क्या होगा, अपादानी होगा। आगे आया डरने का भाव, डरने का भाव, पुजारी कुत्ते से डरता है, तो इसके अंदर भी देख लो वही है कि भाई डरने का भाव तो अलग होना चाह रहा है भाई। पुजारी है वो कुत्ते से अलग ही रहना चाह रहा है, वो डरता है उससे। बच्चा आग से भयभीत हो जाता है, तो बच्चा आग से अलग, तो डरने का जहां भाव हो वहां पर भी क्या होगा, अपादान। तो ये जो 6 पॉइंट थे, ये भी आपको दिमाग में रखना। ऐसी ऐसी कंडीशन हो तो वो वाक्य भी क्या होंगे, अपादान में ही शामिल किए जाएंगे। आगे देखो, संबंध कारक, संबंध कारक के जो चिन्ह है, का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री, ये मैंने आपको ऊपर भी बताए हैं, ये इसके चिन्ह है। वाक्य में संज्ञा का संज्ञा के साथ या सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बताने वाले शब्दों में संबंध कारक होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, संबंध बताया जाएगा। देखो नोट, नोट में है, इस कारक का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यानी यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसा कौन सा कारक है जिसका क्रिया के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। तो वो क्या है, संबंध नहीं होता है, कहने मतलब संबंध कारक ही है। ठीक है, तो इस कारक का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आगे पॉइंट दे रखा है, संज्ञा शब्दों तथा उत्तम पुरुष वाचक एवं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम को छोड़कर सर्वनाम शब्दों के साथ का, के, की का प्रयोग होता है। यानी ये कह रहा है उत्तम पुरुष वाचक और मध्यम पुरुष वाचक, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक है, ये अभी हमने पुरुष पढ़े नहीं, पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कह रहा है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, यानी एक तो होता है उत्तम पुरुष यानी बात को कहने वाला, मध्यम पुरुष है जो बात को सुनने वाला, और एक होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। तो ये विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। सर्वनाम को छोड़कर, कहने का मतलब दो को ही छोड़ना, एक तो उत्तम पुरुष और एक मध्यम पुरुष को छोड़कर सर्वनाम के साथ, यानी बाकी जो सर्वनाम उसके का, के, की का प्रयोग होता है। फिर है उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, एवं राजस्थानी भाषा के जो शब्द होंगे में संज्ञा शब्दों के साथ रा, रे, री का प्रयोग होगा। कहने का मतलब उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष होंगे उसके साथ में, और राजस्थानी भाषा के शब्दों के साथ में क्या होगा, रा, रे, री होगा। बाकी जो होंगे उसके साथ में का, के, की का प्रयोग होगा। उदाहरण देखो, जैसे आपका शुक्रिया अदा करता हूं, तो यहां पर का आया, आपका। ठीक है, श्याम की बस छूट गई, तो यहां पर की आया है। ये कह रहा है जैसे सर्वनाम शब्दों के और संज्ञा शब्दों के साथ में, तो ये संज्ञा और ये सर्वनाम है। तुम्हारा नाम क्या है, अब देखो यहाँ रा आया है, तुम्हारा। ठीक है, नाम क्या है,
मारवाड़, ये मारवाड़ी शब्द मारवाड़ रा परगनारी विगत, यहाँ पर ये कह रहा है कि राजस्थानी भाषा के शब्दों के साथ में रा रेरी आएगा, तो ये आया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो सारे किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, संबंध कारक के अंतर्गत। ठीक है, और इसको आप यहाँ देख लो, बाकी जैसे हम जो एग्जाम वाले जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, उसको किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वो क्लास आप देखोगे, जितना आप उसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण में आएगा में और पर, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो विभक्ति है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अधिकरण में क्या है, अधिकरण का अभिप्राय आधार से है, अधिकरण का अभिप्राय आधार से, आधार क्रिया के स्थान और समय का बोध कराता है। यानी आधार क्या कराता है, क्रिया के स्थान का और समय का हमें बोध कराता है। यानी क्रिया किस समय घटित हुई है, कब घटित हुई है, जिन शब्दों से क्रिया कहां पर हुई या कब हुई का बोध हो वह अधिकरण कारक है। यानी क्रिया के हमें समय का और उसके स्थान का बोध होगा, वो सारे, यानी एक तो कौन सा स्थान हो जाएगा, स्थान, और दूसरा समय, यानी स्थान और समय का बोध हो क्रिया से, वो सारे किस में आएंगे, अधिकरण कारक में आएंगे। जैसे राकेश छत पर सो रहा है, तो ये छत है, वो छत क्या है, एक स्थान है भाई, छत क्या है, स्थान है, तो छत पर सो रहा है। तो इस प्रकार महेश 5 बजे जाएगा, तो बजे का मतलब इसमें क्या हो गया, समय आ गया। तो दो मैंने उदाहरण लिए, एक समय का और एक स्थान का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सारे उदाहरण है वो किसमें, अधिकरण कारक में शामिल किए जाएंगे। आगे देखो नोट, नोट में क्या है, में और पर के अलावा, में और पर के अलावा के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के भीतर, के पास, के सामने, के पीछे, के दाएं, के बाएं आदि, यानी इस प्रकार के शब्द आए। हम सिर्फ में और पर को भी दिमाग में नहीं रखेंगे, यानी हमने रट लिया में और पर आएगा तभी हमें अधिकरण करना है, बाकी इनके अलावा इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर भी अधिकरण ही होगा। शब्द भी अधिकरण का बोध कराते हैं, यानी इसमें भी अधिकरण ही होगा। जैसे मेरे घर के सामने, ये देखो के सामने आया, शर्मा जी का घर है, मेरे घर के सामने शर्मा जी का घर है, तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि अधिकरण कारक ही होगा। यानी पूरी रटके ही काम नहीं चलेगा, कुछ चीजें हमें समझ के ही करनी होती है, उस वाक्य की प्रकृति को देखकर, यानी उसमें किस प्रकार का कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से हमें करना होता है। ये जो शब्द है ना वो तो सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल दे रखे आपको समझने के लिए, बाकी इन दो शब्दों से काम नहीं चलेगा, हर कारक में इस प्रकार का कंडीशन होगी। अब देखो 8 नंबर जो लास्ट कारक है, संबोधन कारक। लास्ट क्या है, संबोधन कारक। इसमें दे रखा है, जिन शब्दों के द्वारा किसी को बुलाने, पुकारने, आवाज देने या संबोधित करने का बोध हो उन शब्दों में संबोधन कारक होता है। यह नॉर्मल सी बात है, यानी जिसमें हम किसी को संबोधित करके कोई बात कहेंगे वहां पर संबोधन कारक होगा। नोट, इस कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, यानी उसको इस प्रकृति से ही समझना पड़ेगा। जहां पर बुलाने का, पुकारने का, आवाज देने का या किसी को संबोधित करने का भाव होगा वो सारे संबोधन कारक में काउंट किए जाएंगे, यानी इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो ये आज हमारी जो कारकी की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो गई है। अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम इससे संबंधित जो परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो देखेंगे, और वो देखेंगे तो इससे अभ्यास होगा, और उस अभ्यास से आपको पता चलेगा कि हम कारक को किस प्रकार पकड़ सकते हैं। यानी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ अलग पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो उसको आप क्लास को जरूर अटेंड करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।